Good morning each and everyone. हम पढ़ रहे हैं CA Inter Taxation GST Chapter number 10 NEA 10 Tax Invoice Credit and Debit Note. हमने इसमें Section 31 जिसके A 1 2 3 4 5 6 7 सबसेक्शन है. 31(3) इसमें A B C D E F G तक, मतलब ये भी कितने हो गए 7 क्लॉजेस भी हो गए इसके. फिर हमने पढ़ा सेक्शन 32, 33 और 34 इंटू 2 68 ये तो लिखा है वो अगले चैप्टर में. ठीक. फिर हमने पढ़ा एक इनवॉइस वाला कंसेप्ट कि अब आपको रियल टाइम इनवॉइस की इंफॉर्मेशन कोई और के रूप से मालूम मेरे काम कि आपको आपके इनवॉइस की इंफॉर्मेशन रियल टाइम अपलोड करनी पड़ेगी और सरकार की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसको अपन कहेंगे ई इनवॉइस. अब जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है फ्रॉम 1 अगस्त 2023 उसको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होगा. तो आपके लिए आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, तो आपके लिए दो लिमिट है. अप टू 1 अगस्त जिसका टर्नओवर 10 करोड़ है वो लोग इनवॉइस इशू करेंगे. आफ्टर 1 अगस्त जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है वो लोग इनवॉइस इशू करेंगे. तो कल हमने एग्जांपल लिया कि मान लो किसी का टर्नओवर 1 करोड़ हो और वो 1 करोड़ का टर्नओवर कब होना चाहिए, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 या 10 को क्रॉस कर गया तो मान लो उसका मैक्सिमम टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर्स में 1 करोड़ था, 8 करोड़ था. तो भाई जब 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ थी तब तक तो ई इनवॉइस इशू नहीं करेगा. लेकिन 1 अगस्त से जैसे लिमिट रिड्यूस कर दी गई 5 करोड़ कर दी तो उसको भी ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. ठीक. अब बुक में चलते हैं, जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स उनको डिस्कस करते हैं. पहला कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. यार इसमें पेन नहीं दिख रहा मेरे को. दोनों में इंपॉर्टेंट बातें मार्क करा देता हूँ. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मींस ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडक्टिविटी मींस ऐसी चीजें जिनका मूवमेंट लगता हो और एवरी टाइम डिफरेंट मूवमेंट होता हो, अलग से मूवमेंट होता है, उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे. जैसे मैंने स्टेशनरी का एग्जांपल देकर आपको सिखाया था. लेकिन ऐसे गुड्स जो कंटिन्यूअस बेसिस पे पाइपलाइन से या किसी वायर से आप उनकी तरफ से सप्लाई चालू है, आप नल खोलो, सॉकेट खोलो, आपको सप्लाई मिल जाएगी, उसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में हमने मार्क करा पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स. अप टू 3 मंथ्स है तो कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है, लेकिन 3 मंथ से ज्यादा की लंबी सर्विसेज है तो फिर ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है. फिर पूरी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट यही दो लाइन. सेक्शन 31 हमने डिटेल में चार्ट वाइज पढ़ रखा है तो इतना सारा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, सारी बातें उन चार्ट पे लिखी. एक नया है सेक्शन 31A. The government may, on the recommendation of the council, prescribe a class of registered person who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services of both made by him and give options to such recipient to make payment accordingly in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. पूरा सेक्शन बेकार. क्यों बेकार? पूरा सेक्शन बेकार क्योंकि इसमें कोई रूल तो लिखा ही नहीं. बोला द गवर्नमेंट में चाहे तो ब्ला ब्ला, मतलब गवर्नमेंट खुद से तो कुछ काम करती है ही नहीं. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. फिर बोला प्रिस्क्राइब, बताया थोड़ी है, बता सकती है क्या, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल प्रोवाइड. फिर वापस से प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. मतलब ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. एंड गिव ऑप्शंस टू सच रिसिपिएंट्स. वापस से सच रिसिपिएंट्स
to make payment accordingly in such manner scheme and subject to such conditions as may be। कुछ बताया ही नहीं पागलों ने। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे लोगों को ऐसे तरीके से कंपेल करेगी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ऐसे रिसिपिएंट्स को कि वो चाहें तो अकॉर्डिंगली उस मोड के पेमेंट कर सके एज मे बी सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो रूल कुछ भी नहीं बोला। ये किसका है? डायनेमिक क्यूआर कोड। किसके लिए आया? कि भाई 500 करोड़ जिसका टर्नओवर 500 करोड़ को पार हो गया उसको डायनेमिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस में इशू करना पड़ेगा। डायनेमिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क है कल अपन ने समझ लिया। डायनेमिक क्यूआर कोड में आपको अमाउंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल पेमेंट के लिए इंडिविजुअल क्यूआर कोड जनरेट किया जाता है। क्लियर? अगली बार आप जाओ आइदर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ, आप चाहो तो बेस्ट प्राइस जाओ, आप चाहो तो मैंने अक्सर ये चीज़ फेस करी है मैक्स के शोरूम में, आलू वालिया में जो मैक्स है वहाँ पे कोई सी भी चीज़ कहो उसको बोलो हम तो ऑनलाइन पे करेंगे, उन्हें कैसे? एक क्यूआर कोड से। तो वो आपका एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। रुको, उसके यहाँ कोई स्टिकर नहीं लग रहा होगा कि रुको, बिल पूरा जनरेट हो जाएगा, अमाउंट फाइनलाइज हो जाएगा, तो फिर वो क्यूआर कोड के बटन पे क्लिक करेगा तो एक नया क्यूआर कोड जनरेट होगा, उससे आप पेमेंट करोगे तो डायरेक्टली उतना ही पेमेंट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, आपको सिर्फ ऑथोराइज करना है। ठीक है, चलो। $50,000 वाली बात कल हमने पढ़ ली थी क्या? कि नेम एड्रेस इन जीएसटी होना कंपलसरी है। किसके लिए? B2B के लिए। लेकिन अगर B2C है और लेस देन 50,000 है तो फिर कंपलसरी नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ रिसिपिएंट है। और 50,000 के ऊपर है तो फिर कंपलसरी है, नेम एंड एड्रेस, स्टेट वगैरह 5 चीज़ें अपन ने इसमें मार्क करी थी। पेज नंबर 10.14, बहुत छोटी सी बात है कि आप जब इनवॉइस इशू कर रहे हो तो गुड्स का इनवॉइस होना चाहिए ट्रिप्लिकेट में और सर्विस का इनवॉइस होना चाहिए डुप्लीकेट में। तो यहाँ पे +1 है, किसके लिए? ट्रांसपोर्टर के लिए। देखा है आप लोगों ने कि बिल बुक ला के दिखाऊँ? अरे तो मैं हर चीज़ के लिए यार इमेजिन कर लो, उनमें क्या है यार आज स्टाफ नहीं है, मेरे को ढूंढ के लाके आना, याद रख लो, कल मंगवा दूंगा। डुप्लीकेट तो देखा होगा ना, पढ़ दूंगा, नहीं देखा पापा को बोलना, पापा आपकी बिल बुक दिखाओ। डुप्लीकेट तो देखा होगा, बिल फाड़ के आपको जो देते हैं उसके पास कार्बन कॉपी रह जाती है, तो वो क्या है? डुप्लीकेट ही तो है, ढक्कन लोगों। और ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? जहाँ डुप्लीकेट में एक पेपर फटता है, डुप्लीकेट में 2 पेपर फटते हैं। एक पेपर तो तेरे लिए, जिसने माल खरीदा उसके लिए, एक तू तो जा घर, माल तो मैं पहुंचाऊंगा, कंधे पे तोप के थोड़ी लेके जाएगा, तो जो मैं माल ट्रांसपोर्टर के थ्रू पहुंचाऊंगा तो उसको भी तो एक बिल देके रवाना करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए और ट्रिप्लीकेट थर्ड कॉपी हमारे खुद के लिए। डन? मैं नहीं दिखाऊंगा कल ये बिल। सर्विस के केस में सर्विस तो ट्रांसपोर्ट होती नहीं है ना, तो ट्रांसपोर्टर वाली चाहिए नहीं। डुप्लीकेट किस में? ओरिजिनल तो रिसिपिएंट के लिए और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए। पेज नंबर 10.15 की पॉइंट्स आप रीड कर लो। ये बात मैंने एक्सप्लेन ज़रूर करी होगी, नहीं करी है तो पूछ लो। रीड करो।
पढ़ रखी है वरना सारी चीज़ें कि फॉर्मेट तुम खुद डिसाइड कर लो, फील्ड्स मैंडेटरी है, उस फॉर्मेट में वो सारी फील्ड्स होनी चाहिए, और सर्विसेज के केस में 30 दिन के अंदर अंदर इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर आपको अगले पेज पे पूरा ई इन्वॉइस का फॉर्मेट दे रखा है। अभी आपका होमवर्क है, इन्होंने वैसे सर्कल मार्क कर रखा है, हमने वो जो 18 चीज़ें पढ़ी है ना, वो 18 चीज़ें आप इसमें मार्क करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबरिंग कर सकते हो। अभी मैं कराने जाऊँगा तो बच्चों जैसा काम है वो होमवर्क में आप लोग कर लेना। 18 चीज़ें पूरी इसमें आपको मिलनी चाहिए। देन अगला टॉपिक है ई इन्वॉइस का। ई इन्वॉइस मैंने बोला आपकी बुक में 10 करोड़ तक ही है, क्योंकि 23 24 आने से पहले ये बुक पब्लिश हो चुकी थी, तब तो 10 करोड़ की लिमिट थी। अब 1 अगस्त से 5 करोड़ की लिमिट हो चुकी है। क्या 10 काट नहीं सकते ना अपन, 10 करोड़ भी तो है 4 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई। अरे यार इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, फिर 8 करोड़ वाला एग्जाम्पल ही क्यों लिया मैंने? क्यों आएगा? हमारा सिलेबस असेसमेंट ईयर 24-25 का है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन 23-24 के आएंगे। 23-24 के मिड में आपकी रेट चेंज हुई है, तो पुरानी वाली भी आएगी, नई वाली भी आएगी। तो स्मार्टली हमें क्या करना चाहिए, 10 करोड़ को ऑब्लिक करके 5 करोड़ भी लिखना चाहिए, और 5 करोड़ के आगे वो डेट लिखनी चाहिए 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023। एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस, पेज नंबर 10.18 डब्बे में जो दे रखा है उसको स्टार मार्क कर लो। पेज नंबर 18 बॉक्स बना रखा है, हाँ उसको स्टार मार्क कर लो। अब उसमें देखो कौन कौन से। पहला एक्यूरेसी एंड रिकंसिलेशन, हाथों हाथ एक्यूरेसी चेक हो जाती है, रिकंसाइल हो जाता है, क्योंकि जीएसटी नंबर डालते ही क्या आ जाता है, नाम और एड्रेस फ्लैश हो जाता है। देन कॉस्ट रिडक्शन, सर सस्ता पड़ता है, ये पेपर इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। देन पेपर एलिमिनेशन, इको फ्रेंडली भी है ये। इंटरनल कंट्रोल मतलब चेकिंग हो जाती है, हाथों हाथ गलती करने के चांस नहीं होते इसमें। अर्ली पेमेंट, डायनामिक क्यूआर कोड देते हो आप इसमें, तो पेमेंट क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। देन बेटर रिलेशन। अच्छा, अर्ली पेमेंट का एक रीज़न और है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो ई इनवॉइस में नहीं है, तो मैंने मैंने आप सबको इनवॉइस इशू किया, आप में से बहुत सारे मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए थे, हमारा रेगुलर डीलिंग थी, तो फिर पेमेंट का इशू नहीं है। लेकिन जो लोग नए थे, पहली बार मुझसे डील कर रहे थे, उनको मुझ पर डाउट है कि मैं 1,18,000 उनसे ले तो लूँगा, पर मैंने 18,000 जमा नहीं कराया तो, या फिर मैंने उनका जीएसटी नंबर पोर्टल पे नहीं चढ़ाया तो उनको 18,000 का इनपुट नहीं मिलेगा ना, और फिर बाद में उनको मुझे चेस करना पड़ेगा। तो अक्सर बड़ी कंपनी अब ये टैक्टिक्स अपनाती है कि आपका बिल 1,18,000 का है, आपने हमें माल सप्लाई कर दिया तो 1 लाख रुपए तो ले लो। 18,000 कब देंगे, जब आप अपना GSTR1 फाइल कर दोगे, हमें 18,000 GSTR2B में शो हो जाएंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब ई इनवॉइस में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया तो भैया आपका डेटा तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ना आप साइट पे, और ई इनवॉइस से GSTR1 ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाएगा, नहीं तो मुझे ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। तो भाई अब मेरा पेमेंट अर्ली हो सकता है, पूरा पेमेंट 1,18,000 में निश्चित तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है, ई इनवॉइस स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। लास्ट लाइन इसमें ई इनवॉइस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा का लास्ट सेंटेंस, वेयर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड टू इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है, उसी को आप कॉपी पेस्ट करके जिसको फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड करते जाओ। ठीक है, अब इसमें है ना एक चीज़ मेंशन नहीं है, और मेरे पास अब ये सारी चीज़ें पढ़ने का टाइम भी नहीं है, मैं कल सर्च करके बताऊंगा, या फिर अभी क्लास खत्म हो जाए तो मेरे को याद दिला देना। आइदर ई इनवॉइस में या ई वे बिल में, ई इनवॉइस का ये रूल है कि ई इनवॉइस मैंडेटरी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है।
सर उससे नीचे वाला ई इनवॉइस बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, शायद मैंने ये कहीं पढ़ा था किसी चीज़ के लिए। ई वे बिल के लिए ये रूल नहीं है, क्योंकि ई वे बिल की लिमिट 50,000 रुपये है। 50,000 से ऊपर ई वे बिल बनाना पड़ता है, 50,000 से कम में भी ई वे बिल बना सकते हो। तो ई इनवॉइस के लिए ये रूल है कि जो जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है ना, वो वॉलंटरीली भी ई इनवॉइस बना नहीं सकते। टर्नओवर के बाद ही आपका ई इनवॉइस बनेगा, ठीक है। मैं चेक करके बताऊंगा आपको। क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड मैंडेटरी टू इशू ई इनवॉइस, सर भाई जिसका टर्नओवर 10 करोड़ और 5 करोड़ को एक्सीड कर जाए। एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक किसी भी साल में, ठीक। एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइस ये अपन पढ़ चुके हैं। नाउ हाँ, IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जीएसटी के 3 पोर्टल है। एक तो है जीएसटी कॉमन पोर्टल, जिसमें हम एज अ टैक्स पेयर लॉग इन करते हैं, हमारे रिटर्न्स और हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी एप्लीकेशंस, रजिस्ट्रेशन की, कैंसिलेशन की, रिवोकेशन की, वो सारा कॉमन पोर्टल के थ्रू होता है। मतलब 98% काम जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू होता है। फिर 2 पोर्टल और बनाए उन्होंने, वो इसलिए बनाए ताकि इस कॉमन पोर्टल पे लोड कम रहे, इसका ट्रैफिक कम रहे। एक तो बनाया IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ पे सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट होता है। और एक बनाया ई वे बिल का पोर्टल, वहाँ पे सिर्फ ई वे बिल इशू होता है। तो 3 पोर्टल हो गए, एक ई इनवॉइस के लिए, एक ई वे बिल के लिए, बाकी सारे काम के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल। पेज नंबर 10.21, बोल्ड में 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, पढ़ रहा हूं मैं। इस पैराग्राफ के ऊपर वाला टॉपिक पता है कौन सा है? कि ये 6 लोग एग्जेम्प्टेड है। अगर ये एग्जेम्प्टेड है तो इनको ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि यार हम क्या है, एग्जेम्प्टेड है। किस चीज से एग्जेम्प्टेड है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। हमारे ऊपर ई इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है। दैट इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन अ मैनर स्पेसिफाइड अंडर रूल 48(4) in all cases where an invoice is issued other than in the manner so specified under the said rule 48(4) by the taxpayer having aggregate turnover in the preceding financial year from 17-18 onwards more than aggregate turnover as notified under rule 48(4). Presently it's 10 crore. क्या बोला कि जिनका भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है पर वो इन 6 कैटेगरी में आते हैं तो ई इनवॉइस से एग्जेम्प्टेड है, तो ये चीज डिक्लेयर करनी जरूरी है। वी hereby declared that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule 4 of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of provision of said sub rule. Said sub rule मतलब ये वाला कि माना हमारा टर्नओवर एक्सीड कर चुका है लेकिन फिर भी हम क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ये बिल में कहाँ लिखेंगे? आप लोगों ने बिल देखे होंगे, बिल में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है। कम टर्म्स एंड कंडीशन तो नीचे लिखी हुई होती है, ज़्यादा होती है तो पीछे लिखी हुई होती है। तो वहाँ पे आपको ये डिक्लेयर करना है, ठीक है। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। हमने 2 चीज पढ़ी, एक सेज की यूनिट और एक सेज का डेवलपर। सेज डेवलपर कौन? वो कॉलोनाइजर जिसने खेत की कॉलोनी काटी है। और हम लोग कौन है? जिसमें उसमें प्लॉट्स खरीदे हैं। तो जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं वो कौन है? सेज यूनिट।
और जिसने पूरा सेल्स डेवलप किया है वो सेल्स डेवलपर। तो सेल्स डेवलपर को तो इनवॉइस इशू करना है, सेल्स की जो यूनिट्स हैं उनको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 10.22 बहुत एक जनरल बात लिखी हुई है कि अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो पूरी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी एक पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर टैक्सेबल एप्लीकेबल नहीं है। मींस अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है लिमिट को, आपको ई इनवॉइस इशू करना है तो फिर आपको हर चीज़ का ही ई इनवॉइस इशू करना है। कितनी भी सप्लाई हो, कैसी भी सप्लाई हो, ई इनवॉइस इशू करना है। ये किसी एक पर्टिकुलर टैक्सेबल सप्लाई के लिए नहीं कि इसी सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू करना है, बाकी की सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए इनवॉइस इशू नहीं होता। इनवॉइस का एक बेसिक फंडामेंटल आप यूँ समझ लो, इनवॉइस उसके लिए इशू हो रहा है कि जब आपको आईटीसी पास ऑन करना है। जब आपको आईटीसी पास ऑन ही नहीं करना तो ये इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि B2C के लिए भी तो इनवॉइस इशू नहीं होता। दो टैक्सेबल सप्लाई पर B2C है, हमें आईटीसी पास ऑन नहीं करना तो ये इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 10.24 दो एस्पेक्ट ई इनवॉइस के, एक कैंसिलेशन और एक अमेंडमेंट। कि सर हम ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो जो रूल मैं बता रहा हूँ सेम रूल ई वे बिल के भी हैं। सर कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस। क्या टाइम पीरियड है? एज में बी स्पेसिफाइड। तो टाइम पीरियड नहीं बताया लेकिन एक इवेंट बताया, वो इवेंट अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो पहली बात, क्या कैंसिल कर सकते हैं? यस। दूसरा, अमेंड कर सकते हैं? नो, अमेंड नहीं कर सकते। सेम चीज़ ई वे बिल में भी है। आपने ई वे बिल बनाया, गलत बन गया तो सर कैंसिल कर सकते हैं? यस। सर गलत बन गया तो अमेंड कर दे, फील्ड चेंज कर दे? नहीं, कैंसिल करो, नया बनाओ। समझ में आया? तो ई इनवॉइस के भी यही है। अब सर अमेंड तो कर नहीं सकते, आपने मना कर दिया। कैंसिल कर सकते हैं तो टाइम लिमिट क्या है? ई इनवॉइस की टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट है ई वे बिल की, कि जब आप ई इनवॉइस बनाओगे तो ई वे बिल भी बनाओगे। अब अगर आपका ई वे बिल वैलिड है और अभी तक उसको किसी प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई नहीं किया, मतलब वो कहीं पे अभी तक स्कैन नहीं हुआ है, किसी भी चेक नाके पे वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, तो आप दोनों चीज़ साइमल्टेनियस क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अब मुझे गाड़ी भेजनी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। पहले मैं मेरा इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस का डेटा आईआरपी पोर्टल पे क्या करूँगा? अपलोड करूँगा। तो वो लोग बनाएंगे ई इनवॉइस, और उस ई इनवॉइस के थ्रू बनेगा क्या? ई वे बिल। ठीक है। अब ये वन बाय वन मैं कहाँ पे हूँ? सर ई इनवॉइस बन चुका है, ई वे बिल नहीं बना है, कैंसिल कर दूँ? कर दे कैंसिल, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कैंसिल करने में कोई कमी पेशी नहीं है। सर ई वे बिल भी बन गया, तो अब जब ई वे बिल पढ़ेंगे तो ई वे बिल में बेस्ड ऑन किलोमीटर उसकी वैलिडिटी डिफाइन होती है कि आपको ए पॉइंट से के बी पॉइंट तक पहुंचाना है, तो उसका किलोमीटर कितना है? एक दिन का 100 किलोमीटर होता है, तो 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली अगर 500 किलोमीटर है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है? 500। ठीक है, तो 5 दिन, सॉरी
तो 5 दिन तक वो क्या है, वैलिड है। तो सर आप 5 दिन से पहले पहले ये कैंसिल कर सकते हो, ई वे बिल भी कैंसिल कर दो और ई इनवॉइस भी कैंसिल कर दो। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इसी ई इनवॉइस के बेस पे क्या बना है, ई वे बिल। सिर्फ ई वे बिल कैंसिल हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि ई वे बिल बनता है गाड़ी के लिए कि RJ20 SH 2572 इस गाड़ी में मेरा माल जा रहा है, तो ई वे बिल बना। सर गाड़ी चली, पंचर हो गई, ये गाड़ी उसने बोल तो दी थी कि गाड़ी भेज रहा हूँ, पर ये गाड़ी नहीं भेज पाया, दूसरी गाड़ी भेज, तो ई वे बिल कैंसिल होगा, नई गाड़ी का नंबर डलेगा, नया ई वे बिल बनेगा। तो सिर्फ ई वे बिल कैंसिल हो सकता है, यस। अब मैं कह रहा हूँ ई वे बिल सही बना है, नहीं कैंसिल करना, ई इनवॉइस कैंसिल करना है। तो सिर्फ ई इनवॉइस कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ई वे बिल में ई इनवॉइस का नंबर है। ई वे बिल 2 चीजें बताता है, 2 भी नहीं 4 चीजें बताता है कि माल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, दोनों पॉइंट बताता है। माल इस कन्वेंस में जा रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताता है, गाड़ी नंबर बताता है। और तीसरा, माल इस इनवॉइस का जा रहा है। चौथा, दोनों पॉइंट, सोर्स और डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताएगा और इनवॉइस नंबर बताएगा। ठीक है, अब आप में इन चारों में से कोई सी भी चीज़ चेंज हो रही है तो ई वे बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अमेंड तो हो ही नहीं सकता ना, कैंसिल करना पड़ेगा। तो भैया अब ई इनवॉइस चेंज हो रहा है, मतलब IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ई वे बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर बीच में मान लो यहाँ पे 1 2 3 चेक पोस्ट बनते हैं, चेक पोस्ट पे GST का ऑफिसर खड़ा रहता है, वो स्कैनर लेके जो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, गाड़ी चेक करता है, बोलते हैं ना गाड़ी जब्त कर ली, तो गाड़ी कैसे जब्त करता है, वो पुलिस ऑफिसर और प्रॉपर ऑफिसर GST का ऑफिसर खड़े रहते हैं वहाँ पे, गाड़ी रोकते हैं, ड्राइवर से पेपर्स मांगते हैं, पेपर्स देखते हैं, पूरा कवर खुलवाते हैं, अंदर जाके सैंपल बेसिस पे माल चेक करते हैं। प्रॉपर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो इसका भी पूरा प्रोसीजर अपन समझेंगे। नहीं निकला, उसको शक हो गया, तो वो पहले इन्फॉर्मेशन डालेगा कि मैंने इस गाड़ी को होल्ड कर दिया है, और फिर उसकी डिटेल चेकिंग करवाएगा। डिटेल चेकिंग करवाएगा तो अप टू 24 आवर्स उसको एक समरी रिपोर्ट जनरेट करके देनी पड़ेगी कि मुझे ये शक हुआ था, ये माल पाया गया था, इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली है, अब मैं इसकी डिटेल चेकिंग करूँगा। सारा माल खुलवाएगा, तुलवाना होगा तो तुलवाएगा, पैकिंग खुलवाएगा, एक एक चीज़ चेक करेगा, काउंटिंग करनी होगी तो काउंटिंग करवाएगा। 3 दिन है उसके पास मेन रिपोर्ट जनरेट करने की। 3 दिन में वो मेन रिपोर्ट जनरेट करेगा कि देखो बिल में इतनी क्वांटिटी थी, इतनी वैल्यू थी, पर असल में इस चीज़ की वैल्यू मार्केट में इतनी होती है, ये कम वैल्यू से बनाया गया है, क्वांटिटी इतनी थी पर ये कम क्वांटिटी से बनाया गया है, माल तो इस रास्ते से उस रास्ते जा रहा था पर मैंने इस वाले रास्ते में पकड़ लिया है, तो ई वे बिल कहीं और का बना था पर जा कहीं और रहा था। पूरी रिपोर्ट जनरेट करके डिमांड पेनल्टी क्या कर देगा, रेस कर देगा। समझ में आया? तो अब इतनी कहानी क्यों सुन रहे हैं अपन? ये इसलिए कि सर ई इनवॉइस कब कैंसिल हो सकता है कि ई वे बिल की वैलिडिटी बाकी है और उसको किसी प्रॉपर ऑफिसर ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। वेरीफाई कर लिया, उसने चेक कर लिया, सब कुछ ओके कर दिया, और फिर तुम चेक कराना चाहते हो, क्यों भाई? फिर तो जालसाजी के चांस हो गए ना, फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसिलेशन का समझ गए? सर कैंसिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ई वे बिल वैलिड हो और वो किसी प्रॉपर ऑफिसर ने अभी तक वेरीफाई ना किया तो आप चेक कर सकते हो। क्लियर? अमेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, ई इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते। अब सोचो, कोई काम इंसान कर रहा हो और फिर उसको आप चेंज ना कर सकते हो, तो ये एक तरीके की पनिशमेंट होती है, क्योंकि हम इंसान हैं सब। जब भी गलती होती है तो हर कोई यही कहता है इंसान है, गलती तो करेगा ही सी, और रोज़मर्रा का काम है इनवॉइस जनरेट करना, तो गलती तो होगी कि नहीं होगी? आप कितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी लगा लो, गलती तो फिर भी होगी। सर ई इनवॉइस तो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है ना, बटन दबाने से ही इनवॉइस बन जाता है, तो फिर गलती का चांस क्या है? अरे जिस डॉक्यूमेंट से बनता है वो डॉक्यूमेंट ही गलत बनाया होगा, तो सर वो भी तो सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, तो क्या हुआ? सॉफ्टवेयर बना रहा है तो सॉफ्टवेयर में पंच तो मैं ही कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी? सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तो स्कैन होता है ना, तो वहाँ पे क्या गलती हुई? अबे स्कैन करते हैं तो वही लोग तो डेटा में फीड करते हैं कि इस बारकोड की ये वैल्यू होनी चाहिए, उन्होंने ही गलती कर दी हो तो, और बिलिंग में कोई एक आइटम स्कैन करने से रह गया हो तो, बेवकूफ़ ने एक आइटम को 2 बार स्कैन कर दिया हो तो गलती करने के इन्यूमरस चांसेस होते हैं, गलती होगी। आप कह रहे हो कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए क्या है? पनिशमेंट है।
तो उसने कहा नहीं, ई इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो उस इनवॉइस की डिटेल्स है उसको आप GSTR 1 में अमेंड कर सकते हो। वापस बोलो, ई इनवॉइस बन गया ना, पत्थर की लकीर, मिट नहीं सकती, वो बन गया जो बन गया। पर सर इसमें तो क्वांटिटी गलत चढ़ गई, अमाउंट गलत चढ़ गया, ये गलत बन गया सर। कोई बात नहीं, बन गया सो बन गया। अब इसका अमेंडमेंट कहाँ होगा? GSTR 1 में। क्यों सर GSTR 1 में क्यों? अरे आप इनवॉइस जनरेट करते हो तो इनवॉइस जनरेशन से होता क्या है सर, सामने वाले को ITC मिलता है। सामने वाले को ITC कब मिलता है? जब आप GSTR 1 फाइल करते हो। तो मान लेते हैं कि 51 नंबर वाला ई इनवॉइस गलत बन गया, तो 51 वाला ई इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 1 में आया होगा ना, तो GSTR 1 में पूरी लिस्ट आई होगी, उसमें से 51 वाला नंबर लो और उसकी जो भी फील्ड्स है जो आपसे गलती हुई है उसको आपको अमेंड करना है, तो वहाँ पे आप अमेंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, गलत है वो, सजा तो मिलेगी, जिसने गलती करी उसको भुगतना तो पड़ेगा। अगर मैं मेरे को प्रॉपर ऑफिसर दिख गया, हाँ मतलब मैंने कुछ भी इनवॉइस में एक बना दिया फर्जी में, हाँ, तो ये तो तू चोरी कर रहा है, तेरे को भी सजा नहीं मिले। उधर चेकिंग चल रही है तो मैंने उसको कैंसिल करके न्यू बना दिया, फिर ठीक। उसने पकड़ा था, थोड़ी ना वो दिक्कत होगी, होगी, तब भी होगी, ये क्या दिक्कत होगी, तब भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर अपने जैसा बच्चा नहीं है, वो प्रॉपर ऑफिसर है, उसका ज़िंदगी बीत गई ये काम करते करते। तो वो सबसे पहले उस ई इनवॉइस का जनरेशन ऑफ टाइम देखेगा और ये देखेगा तुम चले कहाँ से थे। मतलब मान ले वो होता है ना कि ट्रक वाले ने देख लिया सामने तो चेकिंग चल रही है, तो वो तो फ़ोन कर देगा कि भाई साहब डॉक्यूमेंट बनाओ, यहाँ तो चेकिंग चल रही है। आपने कहा अभी 2 मिनट दे। ई इनवॉइस तो एक बटन पे बन जाता है, हाथ तो हाथ फ़ोन कट किया, बटन दबाए, ई इनवॉइस बन गया, सारा काम रेडी करके रखा था। तो वो प्रॉपर ऑफिसर देखेगा, बाबू तू राजस्थान से चल रहा है और मैंने तेरे को उत्तर प्रदेश में पकड़ा है, वहाँ से यहाँ आने में 2 रातें लग जाती है और ये ई इनवॉइस तो अभी 5 मिनट पहले ही बना है। मैंने पहले एक फर्जी में बना लिया था ये, मतलब कम वैल्यू का, हमने तो असली वाली दिखानी है, वो पकड़ लेगा, तो असली वाली दिखानी है तो अमेंड तो कर ही नहीं सकता ना, असली वाली कैसे दिखाएगा? करके तो मतलब चोर को सहूलियत देने के लिए अमेंडमेंट कर दे। नहीं मतलब सर उसको नहीं दिखा, पहला वाला कैंसिल कर दिया था, इसने अब नया वाला बना रहा है, ये भी नहीं दिखता उसको प्रॉपर, कैंसिलेशन दिखता है उसको, तो फिर उसको होगा ना कैंसिल कर दिया नया पर वाला। अरे यार दिखेगा ना, तो कह तो रहे हैं भाई, तो क्यों करोगे आप कैंसिल? पहले मैं ना इसका जवाब दे दूं, ये संतुष्ट नहीं हुआ। देखो सर वो मैंने कैंसिल कर दिया पुराना वाला और नया बना दिया, अब तो वो नया वाला देखेगा, अब सब कुछ प्रॉपर है, अब उसने वेरीफाई कर लिया, तो देख पहला तो उसका काम ही यही था ताकि चीज़ें क्या बने, सही बने, सही टेक्स्ट पे हो। फिर भी वो लग रहा है कि यार ये चोर है साला, इसने आधे घंटे पहले बनाया, मेरे को देख के बनाया, तो फिर वो पकड़ेगा और फिर तुम्हें ऑनेस्ट ऑफ वो क्या बोलते हैं इनोसेंसी, वो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि एक जेन्युइन मिस्टेक थी, हमसे गलती हो गई और हमने कोई आपको देख के नहीं बनाया है, सो एंड सो रीज़न। ठीक है, तो फिर वो केस चलेगा। ठीक है, अभी जैसे गाड़ी पकड़ने का मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, आपकी गाड़ी पकड़ ली, जिस प्रॉपर ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ी है ये उसका राइट है कि वो कितने % पेनल्टी लगाना चाहता है, मैक्सिमम 200% पेनल्टी लगेगी, उसने लगा दी। आपको गाड़ी छुड़वानी है, वो माई बाप है आपका, या तो आप उसको कन्विंस कर दो, नहीं कन्विंस कर पा रहे हो तो आप पेनल्टी भर दो, पेनल्टी भरो, गाड़ी छुड़वाओ और फिर उस पेनल्टी के अगेंस्ट में आप क्या करो, अपील करो। आपको लगता है ना कि ये जानबूझ के अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, हमें सता रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हम तो इनोसेंट है, तो आप पेनल्टी भरो और फिर क्या करो, अपील करो। अपील में प्रॉपर ऑफिसर से बड़ा वाला जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आपकी अपील सुनेगा और वो कहीं हद तक फेसलेस अपील भी होगी, मतलब ऑन मेल आपको रिप्लाई करने पड़ेंगे, आपका रिप्लाई देख के वो लोग रिप्लाई करेंगे, फिर बुलाना होगा तो बुलाएंगे भी सही। उस अपील में आपकी इनोसेंसी प्रूव हो जाती है तो फिर आपका पे किया हुआ पेनल्टी आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले उसका बोल दिव्यांश। नहीं कर सकते ना, यही तो बोला, जब तक ई वे बिल वेरीफाई नहीं हुआ तब तक। ई वे बिल की वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, माल भी पहुंच गया,
इतना क्यों ले अपन? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। शॉपिंग सेंटर से माल खरीद के कहाँ तक ला रहा था मैं? केतुनी पोल तक ला रहा था, कोई चेक का नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी रास्ते में कहीं गुमानपुरा में पुलिस रोक ले तो मैंने ई वे बिल, ई इनवॉइस सब कुछ बना दिया। आधे घंटे में माल कहाँ पहुँच गया? केतुनी पोल। मैंने सब कैंसिल कर दिया। कैंसिल हट जाएगा, ठीक है? बोलो। E2D कौन है? अच्छा यूं ए प्लेस से बी प्लेस जा रहा है, ठीक है। ई से डी जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ए से डी जा रहा है, ठीक है। हाँ। फिर मैं गाड़ी आगे लेके जाऊंगा, अब सी आया, सी पे वापस पकड़ लिया, तो वो जाने देगा, चल पहले गाड़ी आगे ना वापस लगाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है आप 3 बिठा के चल रहे हो और आपकी गाड़ी का चालान कट गया तो आप पूरे दिन 3 जनों को बिठा के घूम सकते हो? ऑब्वियसली ना यार, ये थोड़ी है 4 तुमने चेक ना के बना रखे हैं तो 400 200 इंटू 4 800% पेनल्टी थोड़ी भरेंगे अपन। लग गई पेनल्टी, अब तो जान दो घर तक, ठीक है? आगे बढ़े। टी 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 हाँ बोल। सर ये देखो जेरी ने भग के निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। सर ऐसे तो सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, तो भैया बन भी रहे हैं, कैंसिल भी हो रहे हैं, तो एक डेटा तो मेंटेन हो रहा है, तो वो जीएसटी ऑफिसर बुलाएगा नहीं क्या? ये खेल तमाशा बना रखा है। साले तू बनाता है कैंसिल कर देता है, कोई बच्चा बैठा है गेम पे? तूने बनाया तो कैंसिल क्यों किया? कुछ गलती होगी सर, कैंसिल कर दिया, नया बनाना है तो नया वाला का है। प्यार कोई खेल नहीं, जब प्यार ही खेल नहीं है फिर तो जीएसटी है, ठीक है? ओके, और कुछ? चले आगे बढ़े। उसमें तो सामने वाला बंदे बोल देगा मैं जीएसटी 2 से गायब हो गया तो वापस बना दो है, तो उसने बोला ना कैंसिल हो गया, उसको आईटी से मिल जाएगा ना। क्यों मिल जाएगा आईटीसी? कैंसिल ही हो गया, किस बात का आईटीसी मिलेगा? सामने वाला बंदा बोलेगा ना करना तो क्यों कैंसिल करना है, मेरे को तो चाहिए आईटीसी। हाँ तो तुम तुम्हारे इंटेंशंस पहले देख लो क्या है। फालतू के सवाल जवाब। पेज नंबर 10.25। पेज नंबर 10.25 ई इनवॉइस स्कीमा। नाउ कल भी हमने ये बात डिस्कस करी थी, तो अभी आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर का काम कभी किया नहीं है, अभी आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तब आप ये चीज़ें देखोगे, तो बहुत सारे फॉर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और जब भी यहाँ कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, नॉर्मल यूज़र्स के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ पे इन आईटी कंपनीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंप्लीफाई करके यूज़र को प्रोवाइड करे, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी यूटिलिटी बिकने लग जाती है। तो अब भाई क्योंकि ये जो ई इनवॉइस का फॉर्मेट है, इसमें सारी डिटेल्स एक्यूरेट भरनी पड़ती है, डेट वगैरह उस टाइम फॉर्मेट में ही भरनी पड़ती है, तो नॉर्मल यूज़र के लिए डायरेक्ट पोर्टल पे जाना और सारे फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं उनको प्रॉपर्ली फिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जो पढ़ा लिखा है, जो मंझ चुका है, जो बार बार करता है, उसके लिए हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन बार बार लॉगिन करे और फिर बार बार ये चीज़ें करे तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए इवन कंसल्टेंट्स भी ई वे बिल बनाने के लिए और ई इनवॉइस बनाने के लिए पर ई वे बिल 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। मैं तो नहीं करता। बनाने के 200 रुपये, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है, 5 चीज़ें डालनी होती है, सबमिट का बटन क्लिक करना होता है, उसके 200 रुपये उनको पर हेड मिलते हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर दिन के 5 ई इनवॉइस ई वे बिल बन रहे हैं तो 1000 रुपये दिन का तो इसका हो गया, पर मैं नहीं लेता, ठीक है यार, हर चीज़ के नहीं लेने चाहिए यार। तो अब सुन तो सही, अब क्या हुआ सर, वहाँ पे जाके नॉर्मल यूज़र के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जीएसटी वाले सोचना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जीएसटी वाले
कहाँ हर एक सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ टाई अप करते रहेंगे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट बनाते हैं ना, अब ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, मैं आपको दो सॉफ्टवेयर के बीच का समझाता हूँ कि मान लो ये जीएसटी पोर्टल है, ये एक जीएसटी पोर्टल है और ये एक मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जितना भी अकाउंटिंग डेटा है वो डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उस डेटा को मैं इनकी जो ऑफलाइन टूल यूटिलिटी है, जो मैंने कहा एक्सेल का एक टेम्पलेट है, उसमें मैं इस डेटा को पहले कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद सारा डेटा, अब मुझे फील्ड्स तो फिर भी मुझे चेक करनी पड़ेगी कि इनवॉइस नंबर की फील्ड पे इनवॉइस नंबर जाए, डेट की फील्ड में डेट जाए एंड सो ऑन। कॉपी करता हूं और फिर ये जो इनकी ऑफलाइन यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को मैं यहां पे करता हूं इंपोर्ट। इंपोर्ट करूंगा तो वो जो चीजें मुझे मैन्युअली पंच करनी थी वो बल्क में यहां पे सारी आ गई। अब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ओके, तो जहां मुझे एक एक चीज इंडिविजुअली जाके पंच करनी पड़ रही थी, एक बेटर रास्ता तो निकल गया कि अब वो क्यूमुलेटिवली क्या हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है। लेकिन फिर इसमें भी मेरे समझाने में टाइम लगा, तो आपको भी डिफिकल्ट लगा कि नहीं लगा। पहले क्या करूं, डेटा एक्सपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट को चेक करके फील्ड वाइज, क्योंकि इनका फॉर्मेट अलग होगा और इसका फॉर्मेट अलग होगा, तो चेक कर करके एक एक को कॉपी पेस्ट करूं। अब वो कॉपी पेस्ट में फ़ायदा ये है कि मेरे 2 इन्वॉइस हो, 200 इन्वॉइस हो कि 2000 इन्वॉइस हो, एक ही बार में सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा तो है। एक एक क्यों, गधा थोड़ी हूँ मैं तेरी तरह जो एक एक कॉपी पेस्ट करूँगा। उसने इन्वॉइस नंबर कॉलमनर में दे दिया तो सारे इन्वॉइस नंबर एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, उनके सामने उनकी टैक्सेबल वैल्यू एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएगी, तो चीज़ें सारी एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन सही जगह पे करनी होगी। अगर सही कॉपी पेस्ट नहीं करा और इंपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, और अब वो एरर ढूंढते फिरो और उसको सही करते रहो, तो ये भी एक चिड़चिड़ाहट का सबब हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जिसको काम नहीं आता वो इससे भी परेशान हो ही जाता है। तो मैंने कहा यार से ये तो झंझट तो ये भी है ही सी, कि उस हद तक काम आसान किया लेकिन झंझट तो ये भी है। तो क्या करें, ये है ऑफलाइन यूटिलिटी। इस ऑफलाइन यूटिलिटी में एक एक्सेल का टेम्पलेट है, कॉपी पेस्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वैलिडेट करना है। अब इन्होंने क्या करा, एक ऐसी यूटिलिटी बनाई जो आपके लिए नहीं है, एक्सेल में नहीं है, ये मशीन रीडेबल यूटिलिटी है। कब इसको कौन रीड कर लेगा, मशीन। ये फॉर्मेट अपने आप ही इस सॉफ्टवेयर में एम्बॉडीड हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर वालों का काम है कि एक बार इस स्कीमा को, इस मशीन रीडेबल फॉर्मेट को इंटीग्रेट कर दे अपने सॉफ्टवेयर में। इंटीग्रेट करने के बाद अब जब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करूँगा तो अपने आप ही ये यूटिलिटी बन के ही तैयार हो जाएगी। मुझे सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझे? वापस पहले ही अपना डेटा खुद जनरेट कर रहे थे, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। इन्होंने कहा यार ये तो बहुत झंझट वाली बात है। अब सरकार क्या कह रही है कि यार मैं थोड़ी, बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं तो काम है सबके साथ टाई अप करता फिरूंगा। तो मैंने है ना अपना एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट इशू कर दिया। अब तुम सॉफ्टवेयर कंपनी, तुम्हें कमाना है, तुम्हें काम लेना है, तो तुम एक काम करो, इस मशीन रीडेबल फॉर्मेट को हमने ये तुम्हारे हिसाब से ही बनाया कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो जाए, तो अब तुम इस मशीन रीडेबल फॉर्मेट को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दो। इसको सरकार ने बोला स्कीमा, इस स्कीमा को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो अब जो आपकी रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आएगी, कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट जो बन के आएगी, यूटिलिटी जो बनेगी, वो बिल्कुल करेक्ट बनेगी। आप इंपोर्ट करोगे तो एरर भी जनरेट नहीं है। और एपीआई की मदद ले लो, अपने डेटा को इस हमारे कॉमन पोर्टल से भी इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंपोर्ट का भी झंझट खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली ये डेटा क्या हो जाएगा, खुद से ही लॉगिन होके खुद से ही जनरेट हो जाएगा, सबमिट भी अपने आप हो जाएगा, और इसी डेटा में आपका ई इनवॉइस बन के निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो वो जो एपीआई है
वो जो सॉफ्टवेयर की मदद से ई इनवॉइस बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ई इनवॉइस स्कीमा की वजह से बनता है। क्लियर है? आपने कहा बाय टाटा सी।